नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हमारा टॉपिक है, कल भी इस टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया था। इंडियन फॉरेन पॉलिसीज में हमने देखा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स या फिर उसको फिलॉसफी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसीज का प्रिंसिपल क्या है या फिलॉसफी क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। फिर डिटर्मिनेंट्स आपको मैंने बताया था और ये सारे पॉइंट हमने आपको बताया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स में जैसे जो ज्योग्राफी है, आइडियोलॉजी है, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्डर है, इकोनॉमिक एलिमेंट्स आ जाता है, इसमें इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट आ जाता है। और इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट में हमने आपको बताया था भारतीय संदर्भ में हमने कहा था कि ये सारा जो पॉइंट है ना, वो दुनिया के हर देश में जो भी देश हैं सबके फॉरेन पॉलिसी में ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं, है ना। तो ये सारा पॉइंट हर देश के लिए रहेगा, लेकिन जब संस्थागत पे हम चर्चा किए तो हमने बताया कि ये जो है ना इंडिया के संदर्भ में हो गया है, क्योंकि आर्टिकल 51 भारत अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कैसा नीति अपनाएगा उस 51 आर्टिकल में भारतीय संविधान में वर्णित है। तो इसलिए ये क्या हो गया, भारतीय संदर्भ में अब चर्चा होने लगा। ये सारा तो हर चीज में होता है तो भारत में भी होगा, लेकिन यह जो इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट है दुनिया के हर देश के फॉरेन पॉलिसी में होता है इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट। जब हम भारत पढ़ रहे हैं तो यहां पे ये बिंदु आ रहा है आर्टिकल 51। उसके बाद हमने जो एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, पीएमओ आ गया और पार्लियामेंट आ गया, इसके हमने चर्चा कर लिया। अब देखो यही यूएसए होता तो यहां पार्लियामेंट ना लिख के हम क्या लिखते, कांग्रेस लिखते, क्योंकि हमारे देश में जो संसद, उसको हम संसद जानते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, और ब्रिटेन से हमने लिया है तो इसलिए संसद कहें, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोल देते हैं। लेकिन यही जो कानून बनाने वाली संस्था इंडिया में पार्लियामेंट संसद और ब्रिटेन में पार्लियामेंट कह रहे हैं, यूएसए में उसको कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस यहां पे आ जाएगा जब हम यूएसए के बारे में सोचते है कि नहीं। तो इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट्स ये होते हैं। एक चीज छूट गई थी गलती से, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने ये चीजें छूट गया था लीडरशिप, इसलिए मैंने स्टार में करके लिख दिया है और इसलिए मैंने मिटाया नहीं है। तो लीडरशिप आप ध्यान रखिए कि इंडियन फॉरेन पॉलिसीज को, ये दुनिया के कोई भी देश होता है उसके फॉरेन पॉलिसीज का जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो लीडरशिप भी होता है, नेतृत्व यानी जो नेतृत्व आपके देश में जो राजनेता हैं वो किस, उनका मनोभाव कैसा है, साइकोलॉजी उनका कैसा है, उनका पर्सनालिटीज कैसा है, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है फॉरेन पॉलिसी के डायमेंशन पे, है ना। तो अगर हम बात करें इंडियन संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसमें चर्चा करने के लिए तो जितने प्रधानमंत्री हैं सबके बारे में चर्चा किया जा सकता है, लेकिन जो करिश्माई पर्सनालिटी अगर देखा जाए तो वो आप नेहरू जी को देख सकते हैं। तो नेहरू जी के बारे में हम यहां चर्चा कर सकते हैं। इंदिरा गांधी की भी चर्चा किया जा सकता है यहां पे। आप वाजपेयी जी की बात यहां कर सकते हैं, और अभी जो है मास्टर स्ट्रोक है ना नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जी का भी हम यहां चर्चा कर सकते हैं। तो ये जो हमने आपको नाम लिख दिया है प्रेसिडेंट ये हमने जो नाम लिख दिया है प्राइम मिनिस्टर का, है ना, प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर। तो क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है ना, कौन सा फॉर्म ऑफ कौन सा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रियल जिसके पास पावर होता है वो कौन है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर की यहां बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो निर्णायक भूमिका में होता नहीं है, बस सब कुछ साइन करता है, उसके नाम से चीजें चलती है। तो इन लोगों के जो पर्सनालिटी होगा उससे इफेक्ट पड़ता है। तो नेहरू जी के जो व्यक्तित्व रहा उसने हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डायमेंशन दिया। इंदिरा गांधी का देखा जाए तो उसके वजह से प्रभाव पड़ा। अब यहां देखिएगा नेहरू जी जब थे तो हमारे देश में आप देख सकते हैं आइडियलिज्म, फॉरेन पॉलिसी की जो अगर नेचर देखा जाए तो आइडियलिस्टिक था, लेकिन यही इंदिरा गांधी के बारे में देखा जाए तो यह रियलिस्ट हो गया है। नेचर कैसा हो गया, रियलिस्ट हो गया है। यहां अगर आप देखें तो यहां पे आपको दोनों का समन्वय मिल सकता है, रियलिस्ट की तरह झुका हुआ। तो ये बात है। तो जो लीडरशिप होती है ना,
लीडरशिप जो होता है वो भी एक डिटर्मिनेंट होता है। तो हमने इसके बारे में चर्चा किया था, लीडरशिप छूट गया था, तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। आगे और हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम डिटर्मिनेंट्स देखें कि भारतीय या किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होता है उस पर प्रभाव किन किन चीजों का पड़ता है, तो ऐसे चर्चा करने के लिए तो हम कई और तत्वों की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में यही टॉपिक्स दिए रहते हैं। राजेश मिश्रा का जो पॉलिटिकल साइंस एक समग्र अध्ययन यूजीसी नेट के लिए आता है, उसमें उन्होंने जनसंख्या के लिए भी रखा है कि जनसंख्या जिस देश का जो है वो भी प्रभाव डालती है ना। उसके बाद अलग अलग हम प्रेशर ग्रुप, अब देखो फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी तो नहीं बना सकती, या बना दी तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं प्रभाव डाल के और पॉलिसीज को चेंज करा देते हैं। तो प्रभाव डालने के लिए उसका प्रभाव देखा जाए तो कई 20 कारक आ जाएंगे, लेकिन मुख्य कौन है, मुख्य कौन है, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसीज की बात किया जाए तो उसमें कई कारक होंगे, इसलिए कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये निश्चित नहीं है ना। मुख्य रूप से जो होगी उसकी चर्चा करना है। समय परिस्थितियों के अनुसार कभी कोई डोमिनेंस करता है, कभी कोई कम हो जाता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मुख्य रूप से जो मैक्सिमम बुक्स में इसकी चर्चा होती है कि किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी का जो डिटरमिनेंट होता है वो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी तो प्रभाव डालता ही डालता है। एक देश का अगर लोकेशन दूसरे जगह पे हो जाए तो उसकी फॉरेन पॉलिसी एकदम सी बदल जाएगी, मूलभूत परिवर्तन उसमें हो जाएगा, है ना। विचार प्रणाली, आइडियोलॉजी से इफेक्ट पड़ता है। और इसको भी आपको ध्यान रखिए कि जितने सारे तत्व हैं ना वो सब मिलके होलिस्टिक वे में, है ना, होलिज्म वाली बात आ जाएगी, संपूर्ण रूप से प्रभाव डालेंगे। ऐसा नहीं कि विचार प्रणाली एक को केवल प्रभाव डाला, अरे एक तो ये है ही, बाकी सब भी हैं। जैसे कल ही एक क्वेश्चन आया था आप लोगों में से कि सर इंडिया में बौद्ध हैं, जैन हैं और हिंदू जो मेंटालिटी है विचार प्रणाली में, इसमें क्या था, अहिंसा था, शांति था, है ना। हिंदू धर्म भी शांति अहिंसा की बात बताता है। तो जितने धर्म देखा जाए मुख्य रूप से बौद्ध जैन हमारे देश में है, वो सब क्या ये शांति और पीस इसकी बारे में बात करते हैं, कोऑपरेशन पीस की बात करते हैं। तो चाइना में भी तो बौद्ध धर्म है, तो क्यों नहीं वहां पीस आ गया है। तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, केवल एक तत्व को महत्व दे रहे हैं कि वहां ये है इसलिए ऐसा होना चाहिए, तो केवल एक से डिटरमाइन नहीं होगा, ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है। आपको हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा, वहां की भौगोलिक जो ज्योग्राफी है उसको देखना पड़ेगा, उसका नेशनल इंटरेस्ट क्या है वो भी सोचना पड़ेगा। जब चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ था माओ सेतुंग के नेतृत्व में, माओ सेतुंग के लीडरशिप में, तो चाइनीज रिवॉल्यूशन जब हुआ तो 1949 ये रिवॉल्यूशन हुआ। 1950 में उसने, माओ सेतुंग ने ही तिब्बत को कब्जा कर लिया, तिब्बत को अपने में चाइना में मिला लिया। भारत ने उस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं किया, ये एक विदेश नीति के लिए बड़ा फेलियर माना जाता है कि करना चाहिए था, है ना। पटेल साहब ने कहा भी था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, नेहरू जी के वजह से ऐसा लोग बोलते हैं। तो 1949 में, और देखो 1950 में ही तिब्बत को निपटा लिया। और माओ सेतुंग ऐसा बोलता था कि चाइना जो है ना वो हाथ है, हैंड है, तिब्बत क्या है, हथेली है, पाम है। और 5 उंगलियां को बताता था, लद्दाख एक उंगली बोलता है, उसके बाद नेपाल एक उंगली बोलता है, सिक्किम ये भूटान को एक उंगली बोलता है, अरुणाचल प्रदेश को एक उंगली बोलता है और सिक्किम को एक उंगली बोलता है। तो ये बोलता है, माओ सेतुंग ऐसा बोलता था कि हथेली आ गई है, किसी न किसी दिन 5 उंगलियां भी आ जाएंगी। अब सोचो, है ना। तो उसने तिब्बत को कब्जा कर लिया और उसके बाद जो 5 उंगलियां वो गिना रहा है, फिंगर्स, 5 फिंगर्स जो काउंट करा रहा है, उसमें से 3 फिंगर्स तो इंडिया के पास था। तो वो बना ही है, उसी समय से ये चीज हो रहा है। इंपीरियलिज्म तो भर भर के जो शुरू ही हुआ है तबे वो इंपीरियलिज्म वाला बात वहां दिख रहा है। तो इसलिए आप केवल उसके विचार प्रणाली और उसमें बौद्ध लोग रहते हैं उसी से आप ना सोचिए कि उसका जो फॉरेन पॉलिसी होगा वो पीसफुल हो जाएगा, है ना, और कोऑपरेशन की एकदम बात करेगा। हालांकि जितने देश की फॉरेन पॉलिसी होती है आमतौर पे वो यही कहते हैं कि हम पीसफुल है, कोऑपरेशन है, ये वो चीजें वो दिखाते हैं, है ना। एक्चुअल में आप किस नेचर के हैं वो आपको नहीं पता चलेगा, हम किस नेचर के हैं हमको नहीं पता चलेगा। ये बात हमको कब पता चलता है, जो हमारे साथ रहता है, हम जिसके साथ समय बिताते हैं, वो कुछ दिन बाद समझ जाता है कि ये इंसान इस प्रकार के है।
क्या दुनिया के कोई भी इंसान उसको बोला जाए, क्या वो अपने आप को ऐसा फील करता होगा कि मैं बड़ा ही डिसऑनेस्ट हूं? ऐसा वो सोचता होगा क्या? जो डिसऑनेस्ट होगा पक्का ही हिमायती चोर होगा ना, वो भी ये सोचेगा कि नहीं मैं तो एक्चुअल में अच्छा हूं और चोरी मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये जरूरतें हैं, है कि नहीं? तो हर कोई अपने आप को अच्छा दिखाता है, एक्चुअल में एक्सेप्टेंस की बात है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद का जो बिंदु होगा, आज हमारी जो चर्चा का विषय होगा कि विभिन्न समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं और ये प्रधानमंत्री अलग अलग समय में अलग अलग पॉलिसीज को एडॉप्ट किए हैं। अलग अलग जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके शासनकाल में फॉरेन पॉलिसीज किस प्रकार से हुई हैं। दूसरी बात, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं, कोई वॉर हुआ है क्या, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन के लिए और आज मैंने आपको ग्रुप में भेजा भी था कि 2024 में किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हैं। तो तीनों जो क्वेश्चंस है ये आज के क्लास से वो कवर हो जाएगा, है ना। बाकी अगर हम देखते हैं कितना तक हो पाता है, अगर पूरा हो जाए तो और अच्छी बात है। तो ध्यान आपको ये देना है, पहले ही आपको मैं ध्यान दिला दे रहा हूं, आज का क्लास पूरे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट और सीयूटी पीजी के लिए। कि जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर 10 क्वेश्चन बने तो 5 क्वेश्चन यही इसी से बन जाएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने फॉरेन पॉलिसी जो अपनाया है उसमें क्या क्या उन्होंने अलग अलग एग्रीमेंट, वॉर, जो तथ्यात्मक चीजें हैं ना, फैक्ट्स, वो पूछते हैं, है ना। मैचिंग कराने के लिए ऐसे क्वेश्चन सेट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सेट करेंगे, है ना। इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 कर दिया और यहाँ पे चार पॉइंट्स दे दिया और उसका डेट दे दिया। बताओ, अब बताओ इसमें से कौन सही है, एक का एक, ऐसे ऐसे करके बना देते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख दिया कि इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, फिर आगे और कुछ नाम ले लेते हैं कि शिमला समझौता, ठीक, शिमला एग्रीमेंट ले लेते हैं, ताशकंद एग्रीमेंट ले लेते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी के स्थान पे आप लुक वेस्ट पॉलिसीज, एक्ट ईस्ट पॉलिसीज, ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज आई हैं और डेट यहां दे करके और कहे कि मैच कराइए। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन ना बड़ा आसान होते हैं। 4 फैक्ट्स दिया है, उसमें से कोई आपको एक फैक्ट्स आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आमतौर पे एक से हो जाने की चांसेस होती हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा फैक्ट जो बड़ा ही चर्चित रहता है और वो आसान होता है, तो उसी वो जो ऐसा इसमें ऑप्शन सेट करते हैं कि केवल उस फैक्ट्स को आप जानते हैं तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, तो 2 फैक्ट्स आपको जरूरत होती है। पर इतना तय है कि 4 फैक्ट्स अगर इसमें दिया है, 2 फैक्ट्स आप लेके आते हैं तो 90% 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। चारों फैक्ट्स आपको पता होना जरूरी नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सुनिश्चित कर दीजिए कि क्या आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी सब ठीक जा रहा है। आगे हम प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर्स और उसके अलग अलग जो उन्होंने पॉलिसीज एडॉप्ट किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बार हम नेहरू जी से ही शुरू करेंगे। तो बताइए, अभी आपको सब ठीक दिख रहा है? अब जो हमारा मुद्दा होगा, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं और उन्होंने कुछ अलग अलग प्रकार के पॉलिसीज एडॉप्ट किए हैं जिससे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डायमेंशन मिला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब कुछ घटनाएं, इवेंट्स क्या क्या हुए हैं जो कि तथ्य के रूप में, फैक्ट्स आपको याद रखना है। मैं डायरेक्ट आपको लिखवा देता पूरा नरेंद्र मोदी तक, लेकिन उस तरह से बड़ा जम्बल्ड हो जाएगा, इसलिए एक एक प्रधानमंत्री के साथ हम चर्चा करेंगे। आमतौर पर जो फेमस है उनका तो जरूर करना चाहिए। तो हम सबसे पहले नेहरू ले लेते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के रूप में अगर नेहरू को देखा जाए तो नेहरू 1947 से बन गए हैं और 1964 में इनका देहांत हुआ, 27 मई 1964। तो 1964 तक हैं। ये कितना दिन तक रहे? लगभग 17 साल तक रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नेहरू जी विदेश मंत्री के तौर पे, जो अभी एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री अपने, तो उसके तौर पे हमारे देश में प्रथम अगर विदेश मंत्री पूछ लिया जाए तो नेहरू जी ही हैं। अब प्रथम प्रधानमंत्री अगर पूछ लिया जाए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, है ना, एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर अगर देख लिया जाए तो ये सब के सब कौन, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, ये कौन है? नेहरू जी ही हैं। यानी कि नेहरू जी जब तक प्रधानमंत्री थे तब तक विदेश मंत्री भी बने रहे। तो उनको विदेश में जो विदेश नीति है या फॉरेन पॉलिसीज है उसमें उनको बड़ा रुचि था, इसलिए वो बने रहे। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है तो लोग गड़बड़ ही जाए, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और
हम गृह मंत्री के बारे में बात करें तो पटेल साहब हैं, आपको ये भी बात पता है। ठीक, तो अगर हम नेहरू जी के बारे में देखें कि पहली बार अगर फॉरेन पॉलिसी के बारे में इनकी क्या भूमिका रही है, तो 1947 में जब देश आजाद नहीं हुआ है तभी उन्होंने एशियाई सम्मेलन बुलाया था, दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। तो एशियाई सम्मेलन में ही उन्होंने ये बात कहा था, और मैं आपको उसका सारांश बता देता हूं कि उन्होंने ऐसा कहा था कि अभी जो वर्तमान समय है, दुनिया जो है दो गुटों में बट गई है इस प्रकार से, और एक दूसरे से वो पावर पॉलिटिक्स हो रहा है। तो हमको मतलब दोनों गुटों से समान संपर्क रखते हुए इस युद्ध से दूर रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने इस एशियाई सम्मेलन में कहा था। आपको ध्यान कितना सा रखना है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 1947 में हुआ था एशियाई सम्मेलन, है ना, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, एशियाई सम्मेलन। ठीक, इतना सा आपको बस ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, और अगर नेहरू जी से जुड़ा हुआ अगर बात देखें तो क्या है, तो 1952 में इलेक्शन होता है और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अगर इंपॉर्टेंट तौर पे देखें तो 1954 में पंचशील आता है, पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील समझौता। तो पंचशील जो है, पंचशील समझौता, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्ट अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि पंचशील समझौता इंडिया और चाइना के बीच में हुआ है, कब हुआ था, डेट अगर आ जाए डायरेक्ट, तो आपको ध्यान रखना है ये 1954 में हुआ था, पंचशील एग्रीमेंट। अब इसको हल्का में मत लेना, मैंने कल ही आपको बताया था 6 जनवरी 2025 में जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया था कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, व्हेन डिड लेनिन डाई। अब देख रहे हैं कितना तथ्य पूछे जा रहे हैं, तो पंचशील तो लेनिन से बहुत ज्यादा चर्चित रहेगा, तो आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि एनटीए का कोई ठीक नहीं, उसका फुल फॉर्म ही है, फेमस हो गया है नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी, इसलिए ट्रस्ट कुछ नहीं कर सकते। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, है ना। तो पंचशील एग्रीमेंट आपको ध्यान रखना कब हुआ था, 1954 में। आगे हम और इंपॉर्टेंट लिखते हैं, 1959 में एक इंपॉर्टेंट घटना हो गया है, जब आपको पता है 1949 में चाइना बना है और उसके बाद 50 में वो तिब्बत को खींच लिया अपने तरफ, है ना, और मतलब तिब्बत पे आक्रमण करके अटैक करके उसको अपने में मिला लिया है। माओ सेतुंग जो है बड़ा ही एग्रेसिव टाइप का है। जब वहां दलाई लामा है, तिब्बत के जो धर्मगुरु, वो बार बार नेहरू जी को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन नेहरू जी उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि नेहरू ये चाह रहे हैं कि भारत और जो चीन है, हिंदी चीनी भाई भाई जैसा कंसेप्ट उनके मन में उभर रहा है, और ये सोच रहे हैं कि अभी जो स्थिति इतनी खराब है कि हम चाइना से दुश्मनी मोलने में हमें घाटा है, बहुत ज्यादा घाटा है। अभी देश को रोटी की जरूरत है, अभी हम बम बारूद नहीं कर सकते, हम चाइना से सीधा नहीं टकरा सकते, है ना। हालांकि चाइना उस समय आज की तरह सुपर पावर तो था नहीं, इंडिया से भी उसका बुरा स्थिति था, तो ऐसा किया जा सकता था, लेकिन फिर भी नेहरू ने पहले सोचा कि पहले इंटरनल देख लेते हैं और ये जो ड्रैगन है उसको संतुष्ट रखते हैं, है ना, जो भी एन केन प्रकरण कुछ भी हो उसको संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं। और नेहरू जी चाह रहे हैं कि चाइना जो है उससे अपना संबंध अच्छा रहे, लेकिन जो चाइना की जो स्थिति है वो अलग ही है, ड्रैगन इसीलिए उसको बोलते हैं, है ना, कि अलग ही वो सोच रहा है, उसके मन में कुछ अलग ही प्रतिक्रिया चल रहा है ना। तो ये जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ है, इसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई और बहुत सारी चीजें आगे बढ़ने लगी, तो नेहरू जी पे बाद में धीरे धीरे दबाव बनना शुरू हो गया कि जो तिब्बत था तो बीच में एक बफर स्टेट था, और आज जो हमारा बाउंड्री लगता है आप देखेंगे तो अगर हम ऐसा इसको बना लें, लद्दाख वाला ये भाग है ना, और इधर आप देखेंगे तो इधर नेपाल आपको मिल जाए, है ना। तो आप देखिए यहां ये लद्दाख वाला जो एरिया आपको, लद्दाख जो है इधर, यहां पे अक्साई चीन है, तो अक्साई चीन है, यहां हमारा बॉर्डर लगता है। फिर अगर नेपाल के बाद अगर देखें तो यहां सिक्किम के पास टच करता है, और उधर भूटान के बाद जो नेफा देखा है, पहले नेफा था,
है ना, अरुणाचल प्रदेश जिसको बोलते हैं, तो यहां भी बॉर्डर टच कर रहा है, यहां भी बॉर्डर टच कर रहा है और यहां भी बॉर्डर टच कर रहा है। अगर तिब्बत जब था तो क्या था यहाँ पे सिचुएशन, तिब्बत, ये पूरा तो तिब्बत ही था इधर। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा विवाद यहां पे है, तिब्बत बीच में बफर स्टेट था, तो हमारा जो बाउंड्री को लेकर के जितनी सारी प्रॉब्लम है वो नहीं होता है ना। तो यहां पर ये कहा जाता है कि ये नेहरू जी की जो विदेश नीति है, यहाँ पे थोड़ी सी कमी, उनकी आलोचना की जाती है, क्रिटिक किया जाता है कि उनको तिब्बत को लेकर के दलाई लामा जो शुरू से कर रहा है कि हम दोनों मिलके चाइना से एथी करते हैं, तो नेहरू जी ने सीधा नहीं इनकार करके कि हम इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है बेहतर करना चाहते हैं इस एशिया में, है ना। तो इस चीज को आप समझें। तो लेकिन ये सारी जो घटनाएं हुई और भी कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई, तो नेहरू जी पे बहुत सारे क्रिटिक उस जमाने में भी होने लगे। तो नेहरू जी को लग रहा है कि लोग भी कुछ सही ही बोल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में फिर उन्होंने, अब दलाई लामा बार बार कर ही रहा है, अब पहले से जब वो कर रहा था 1959 से जब भी दलाई लामा ऐसा अप्रोच करे तो नेहरू जी उसको बोलते फोन ना करियो भाई, तुम्हारे वजह से हमारे और चीन के बीच में रिलेशन खराब हो जाएगा, है ना। तो ये टाल देते थे और उसके बाद ब्लॉक मार दिया था, ऐसा आप समझे कि दलाई लामा की बातें सुनते नहीं थे और उसकी बातें में नहीं जाकर कि हमारा चीन और इंडिया का रिलेशन अच्छा हो जाएगा, और दलाई लामा को दरकिनार कर रहे थे। लेकिन इतनी सारी बातें आलोचना होने के बाद जब उनको लगा कि ये ऐसी घटनाएं ये कि हो रहा है, धीरे धीरे चाइना जो अग्रेशन उसका बढ़ता जा रहा है, तो फिर दलाई लामा को अनुमति मिली भारत सरकार की तरफ से कि आप आइए और यहां से आप रह के, और जो हमारे हिमाचल प्रदेश है वहां है धर्मशाला, एक शहर है धर्मशाला, वहां पे उसको रखा गया, अब है ना, और कहा गया कि ये आपका राजधानी रहेगा, यहां से आप अपना शासन चलाइए, है ना। तो दलाई लामा भारत कब आए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट घटना है, ये कई एग्जाम में पूछे जा चुका है। तो 1959 में दलाई लामा भारत आए हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। भारत में दलाई लामा कब आए, है ना, तो 1959। इस 1959 के बाद की जो घटना देखते हैं, अब ये दलाई लामा जब भारत आ गए और धर्मशाला से उन्होंने अपना ये सारा प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया, चाइना बड़ा अग्रेसिव हुआ, बड़ा दुख हुआ उसको, है ना। उसके बाद एक और यहाँ फैक्टर है कि नेहरू जी जो हैं वो, आप एक वर्ल्ड लेवल पे अपना इमेज बना रहे हैं, भारत शांति के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो चाइना पड़ोसी होता है ना। जब हम कौटिल्य का पढ़ेंगे तो कौटिल्य सीधा बोलता है कि आपके जो सामने है ना वो दुश्मन ही है ना, आपके सीमा के जो सामने है वो दुश्मन ही होता है ना। तो नेहरू जी जो भारत है, भारत से चाइना को द्वेष ऐसा हो गया है, तो वो चाह रहा है कि भारत की इमेज को खराब किया जाए, नेहरू जी की इमेज को खराब किया जाए, माओ सेतुंग ये फिराक में लगा हुआ है। तो ऐसे में यही सब परिस्थितियों को देखते हुए उसने 1962 में अटैक कर दिया, और अभी तक ले ऐसा कोई विशेष तौर पे सूचना नहीं मिली, और अटैक कर दिया और खुद से युद्ध शुरू किया। और भारतीय सेना उस समय इतनी अच्छी स्थिति में नहीं थी, क्योंकि नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसीज था उसमें वो पीसफुल कोऑपरेशन इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अब वो तो पंचशील करके निश्चिंत है कि काम हो गया है, अब तो हिंदी चीनी भाई भाई हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन अचानक से ऐसा कहते हैं कि 1962 में क्या हो गया, वॉर हो गया। तो 1962 में क्या हुआ है, इंडिया चाइना वॉर हुआ है ना। इंडिया चाइना वॉर, ये इंपॉर्टेंट तौर पे आपको याद रखना है, इंडिया चाइना वॉर हो गया है। हालांकि कई लोग ये बोलते हैं कि ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ये फेलियर था, क्योंकि जो माओ सेतुंग था वो कब से बोल रहा था, रुझान आना शुरू हो गए थे 60 के आसपास से ही। दलाई लामा जब आए हैं भारत में तब से ही ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है बड़ा, लेकिन भारतीय जो मिनिस्टर्स थे जो भी, वो सजग नहीं हुए और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि जो माओ सेतुंग था वो सीधा बोलता था कि हथेली आ गई है, पांचों उंगलियां भी आ जाएंगी, और ऐसा नहीं कि वो उंगलियों का नाम नहीं बता रहा था, नाम भी बता रहा था,
वो गिनवा रहा था कि लद्दाख वाला भाग, फिर वो नेपाल को एक उंगली मानता है, और फिर ये बोलता था कि भूटान और सिक्किम वाला, और अरुणाचल प्रदेश उस समय नेफा था तो नेफा को बोलता था, है ना। और जब अटैक किया उसने 1962 में, तो अभी जो मैंने आपको बनाया था, तो उसने यहां पे आ गया, उसके बाद नेफा अरुणाचल प्रदेश में यहां अटैक चढ़ गया। उसके बाद अब देखो, खुद से युद्ध शुरू किया, भारतीय जो आर्मी थी वो रजिस्ट नहीं कर पाई, या थोड़ा मोड़ा रजिस्ट कर पाई, और उसने अपने मन इच्छा भर जितना जीतना था उतना जीता, कब्जा किया, और फिर अपने से डिक्लेयर कर दिया कि युद्ध विराम। ऐसा नहीं कि भारत ने या कोई उसको दबावाया, खुद से कह दिया युद्ध विराम है। तो अब देख रहे हैं एक तरफा युद्ध हो गया है, एक तरफा युद्ध हो गया है। हालांकि इस युद्ध में अमेरिका ने, उसके बाद यूएसएसआर ने, सबने समर्थन किया भारत का, सबने कोशिश किया है, लेकिन फिर भी अब आप देख लो, रसिया यूक्रेन पे हमला कर दिया, अटैक कर दिया है, तो और जो भी पश्चिमी देश है उसका समर्थन करके और उसका सपोर्ट करके ही क्या करे, रसिया तो थुर रहा है उसको, यूक्रेन को। तो ऐसा कुछ घटनाएं हो गई थी, और बाद में जो भी मामला हुआ, तो उसने नेफा को छोड़ के वापस रिटर्न चला गया। लेकिन यहां जो भाग है, ये जो भाग है अक्साई चीन वाला, उसने छोड़ा नहीं, उसने छोड़ा नहीं। और इस लाइन को बोला जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिएगा इधर जो है ना, यहां एक लाइन है, इसका नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। यह है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और यह है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये क्या है LOC ये है, जब भारत का विभाजन हुआ था 1948 में, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कबाइलियों को भेज करके जो अटैक करवाया था, और कबाइली के रूप में जो पाकिस्तानी सेना आए थे, और अपने हरि सिंह का नाम सुना होगा, वो पूरा जो 370 से मामला जुड़ा हुआ था, उस समय पूरा चर्चा में था। तो उधर से आकर के उसने अटैक किया था। और ये जो पीओके है यहाँ, ये पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो कश्मीर के उसने कुछ भाग को ऑक्युपाइड कर लिया, गुलाम कश्मीर इसको बोलते हैं, है ना। तो उसने ऑक्युपाइड कर लिया, और उसके बाद ऑक्युपाइड कर लिया है। उसके बाद जो इंडियन आर्मी थी, ऐसे तो उसने और भी ऑक्युपाइड किया था, इंडियन आर्मी थी उसको रजिस्ट की, तो वो थोड़ा और पीछे गया। और पटेल साहब ये बोल रहे हैं कि अभी कुछ दिन और ऐसा करते हैं, और कितना ही, उतना पावरफुल तो था नहीं, थोड़ा और करते तो पूरा ही खाली हो जाता, और थोड़ा और हथियार लेते, ऐसा कर सकते थे। लेकिन नेहरू जी जो है ना, वो पूरा आदर्शवादी टाइप के हैं, और ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। और इंडिया के जो आर्टिकल 51 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मध्यस्थता, कोई भी जो मामला होगा इंटरनेशनल लेवल पे, उसको मध्यस्थता के सहारे सॉल्व किया जाएगा, न कि सैनिक कार्रवाई की जाएगी। तो नेहरू जी इस मामले को सीधे दौड़ के यूएनओ में लेके चले गए, और यूएनओ ने कहा कि जो जहां है वहीं पे रुक जाए, सीज फायर हो गया, जो जहां है वहीं पे रुक जाए। तो जो जहां है वहीं पे रुक जाए, तो ये जो लाइन बना, जो जहां है वहीं पे रुक जाए, इसको बोलते हैं LOC, तो लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इस साइड में क्या है, इस साइड में पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है, और ये LAC के ऊपर क्या है, अक्साई चीन है, इस पर कौन है, चाइना है। तो हम भले अपने मैप में जो दिखाते हैं इंडिया को, लेकिन उसके जो आप जम्मू कश्मीर वाला भाग देखेंगे, तो इस साइड में पीओके है, और इस साइड में LAC के ऊपर जो अक्साई चीन है, यहां पे चाइनीज का कब्जा है, और यहां पे पाकिस्तान का कब्जा है। तो अगर हम भारत के पूरा अगर सिर देखें, अगर जम्मू कश्मीर को सिर मान लें, तो एक साइड में पाकिस्तान ने कब्जा किए हुए है, और एक साइड में चीन ने किया हुआ है। और यहां जो बाउंड्री लगता है अभी जो हमारे पास है, और उधर से उधर, उधर और इधर इधर, तो ऐसे तो मैप में तो ये माना जाता है बाउंड्री, लेकिन अभी ये बाउंड्री हो गया है, तो इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों अंतर है, आपको इसको ध्यान रखना है। ये LOC जो बना है, ये कब है, 1948 में कबायली अटैक हुआ था, वो वाली है पाकिस्तान के द्वारा, ठीक। तो 1962 वॉर के बारे में हमने जान लिया है। ये दलाई लामा है, दलाई लामा है। और आगे हम देखते हैं 1963 में क्या हुआ। 1963 में क्या हुआ, PTBT, है ना, PTBT।
1963 में क्या हुआ, पीटीबीटी, इस पे नेहरू जी ने हस्ताक्षर किया, साइन किया, हस्ताक्षर यानी साइन बाय नेहरू है। अब देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट घटना है, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है, ये न्यूक्लियर चीजों से संबंधित है, जैसे परमाणु परीक्षण करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं और बम बनाते हैं, है ना। तो ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे आया था समझौता कि अब कोई भी जो देश है वो धरती के ऊपर यानी सरफेस पे, पानी में, हवा में कोई भी एटॉमिक एक्सप्लोजन नहीं करेगा, दुनिया का कोई भी देश। तो ऐसे में नेहरू जी ने इस पे साइन कर दिया है। लेकिन आपको मैं बता दूं, चाइना साइन नहीं किया। अब देखिए नेहरू जी कितना आदर्शवादी हैं कि 1962 में अटैक किया है अपने पड़ोसी देश, और उसने पीटीबीटी पे साइन नहीं किया है, उससे कहा गया तो कहा नहीं करेंगे। अब बताओ 62 में वॉर हुआ है, उसके बाद पीटीबीटी पे वो साइन नहीं करे तो नहीं करे तो क्या करेगा, बम बनाएगा। अब बम बनाएगा तो भारत के लिए खतरा है। तो इतना आइडियलिस्टिक उनका इंडियन फॉरेन पॉलिसीज का रूप उन्होंने धारण कर दिया, मतलब उन्होंने बना दिया था कि उन्होंने 1963 में हस्ताक्षर कर दिया पीटीबीटी पे, है ना। और आपको जानकर हैरानी होगा 1964 में चाइना ने एटॉमिक एक्सप्लोजन किया, परमाणु विस्फोट किया उसने और बम बना लिया, है ना। लेकिन अब सोच सकते हैं आप, आगे देखते हैं। आगे आप देखें तो 1964 में नेहरू जी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक, तो नेहरू जी से संबंधित इतनी घटनाएं हमें ध्यान रखना है। और ये 1964 में जो चाइना है वो एटॉमिक एक्सप्लोजन कर रहा है, और भारत ने 1974 में किया है, आफ्टर 10 ईयर। ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में एटॉमिक एक्सप्लोजन, फर्स्ट एटॉमिक एक्सप्लोजन कहते हैं, हुआ तो, लेकिन उसको बोलते हैं फॉर पीस। विस्फोट जो हुआ है ऐसे रिएक्टर बना रहे हैं, घर के घरेलू काम के लिए बना रहे हैं, बम नहीं बनाएंगे, ऐसा कहा गया। तो ये फॉर पीस के लिए था, फॉर पीस था। लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजिकली देखा जाए, है ना, तो वो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने वाजपेयी जी, तो 1998 में जो सेकेंड एटॉमिक एक्सप्लोजन कहा जाता है पोखरण में हुआ, राजस्थान के पोखरण में, यहां पे भारत ने अपने आप को घोषित किया कि अब हम भी न्यूक्लियर पावर हैं इस दुनिया में, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। और जो हमने अभी एक्सप्लोजन किया है वो स्ट्रैटेजिक के लिए किया है, शांति के लिए नहीं किया है। अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम भी अटैक करेंगे, ऐसा, ठीक है। और 1998 में ये एक्सप्लोजन हुआ, और 1999 में इंडिया ने न्यूक्लियर पॉलिसीज बनाया। इंडिया ने क्या बनाया, न्यूक्लियर पॉलिसीज। और न्यूक्लियर पॉलिसीज में लिखा नो फर्स्ट यूज, है ना, नो फर्स्ट यूज थियरी। नो फर्स्ट यूज थियरी क्या कहती है, नो फर्स्ट यूज थियरी। भारत ने अपना न्यूक्लियर पॉलिसी इस प्रकार से बनाया कि उसने कहा कि हम किसी भी देश पे फर्स्ट टाइम जब तक हम पे कोई अटैक नहीं होगा, न्यूक्लियर अटैक, तब तक हम उस देश पर परमाणु या न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। किसने कहा, भारत ने। ये न्यूक्लियर पॉलिसीज में लिखा गया कि भारत जो है फर्स्ट यूज नहीं करेगा। अगर कोई यूज करेगा भारत के ऊपर, कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा तो हम भी करेंगे। दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई अगर केमिकल अटैक होगा, केमिकल अटैक एंड बायो अटैक होगा, तो भी हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दो ही पॉइंट है इस पूरे इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसीज में, कि हम फर्स्ट यूज तो नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, जब तक कोई नहीं करेगा हम नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है, अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट है जिनके पास परमाणु बम है ही नहीं, उस पर हम अटैक ऐसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास रहे तब तो हम पे करेगा ना। और जिसके पास है, जैसे पाकिस्तान के पास है, चीन के पास है, तो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। मतलब पहले वो करेंगे फिर हम करेंगे, ऐसा पॉलिसीज लिखा गया है। और अगली बात क्या लिखा गया है, उसमें यह लिखा गया है कि दुनिया के कोई भी देश अगर हम पे केमिकल अटैक करता है या बायोलॉजिकल अटैक करता है, जैसे कोविड देखो कैसे आ गया था,
इस प्रकार के कुछ ऐसा गड़बड़ सा होने वाला अगर कोई अटैक हो जाए, केमिकल कोई अटैक हो जाए, तो भारत एटॉमिक अटैक कर सकता है। इसका मतलब इस लाइन से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें बांग्लादेश और श्रीलंका भी नहीं बचे, अगर केमिकल अटैक कर देंगे तो उनपे भी एटॉमिक अटैक हो जाएगा, है ना। ये भारत के न्यूक्लियर पॉलिसीज में है। तो चलिए यहां तक आप 1964 तक रखें, ये तो आगे पुनः चर्चा हो जाएगी, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो नेहरू जी का फॉरेन पॉलिसी, यानी प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी हैं, और उस समय हमारे देश में क्या क्या फॉरेन पॉलिसीज में कुछ इवेंट्स हुए हैं उसको हमने चर्चा कर लिया है कि एशियाई सम्मेलन 1947 में हुआ है, पंचशील हो गया है, पंचशील एग्रीमेंट 1954 में, दलाई लामा भारत आ गए हैं, इंडिया चाइना वॉर हो गया है 1962 में, 1963 में पीटीबीटी पे नेहरू जी ने हस्ताक्षर कर दिया है, चाइना ने हस्ताक्षर नहीं किया है, 1963 में नहीं किया, उसने 1964 में एटॉमिक एक्सप्लोजन कर लिया, नेहरू जी का देहांत हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सीधा ही आपसे क्वेश्चन आ जाए, ये जो पंचशील है, पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था 1954 में, इसमें पंचशील नाम ही है इसका, इसमें पांच चीजें हैं। ये पांच चीज कौन कौन से है उसको आपको इंपॉर्टेंट तौर पे रखना है। क्या आपको आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर, आ रही है। ठीक है, अभी आपको ये नोट कर लेना है, जो पंचशील में जो पांच तत्व हैं, पांच चीजों का, जो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील भी बोलते हैं या पंचशील डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं, तो इसमें पांच जो चीजें हैं इसको नोट कर लेना है, 5 पॉइंट इसमें है, 5 पॉइंट इसमें है, वो आपको नोट कर लेना है। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं म्यूचुअल रेस्पेक्ट। पहला पॉइंट क्या है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट। म्यूचुअल रेस्पेक्ट। अच्छा, रेस्पेक्ट किस फील्ड में होगा? सोवर्निटी के फील्ड में और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता के रूप में, है ना। यहां ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट है। आगे क्या है? नॉन एग्रेशन है। नॉन एग्रेशन मतलब आक्रमण नहीं किया जाएगा, अनाक्रमण की बात रहेगा, अनाक्रमण, नॉन एग्रेशन, ठीक है। नॉन एग्रेशन के बाद क्या आएगा? नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस मतलब अहस्तक्षेप। ये अहस्तक्षेप कहां? जैसे नॉन इंटरफेरेंस, चाइना के अंदर क्या हो रहा है भारत को उससे कोई मतलब नहीं है, और भारत के अंदर क्या हो रहा है चाइना को उससे कोई मतलब नहीं। इंटरनल मामला में कोई कमेंट्स नहीं करना है ना। इसको बोलते हैं नॉन इंटरफेरेंस। और नॉन एग्रेशन क्या है? एग्रेशन यह है कि अटैक नहीं करना है ना। अच्छा, 1962 में अटैक तो हो गया, इसका मतलब पंचशील भंग, है ना, हुआ कि नहीं। अगला पॉइंट है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी हम समान और पारस्परिक लाभ की बात करेंगे। समानता और पारस्परिक लाभ की बात करेंगे। तो यहां देखिएगा म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, पारस्परिक हम सम्मान करेंगे किस किस फील्ड में? क्षेत्रीय, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, है ना, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। नॉन एग्रेशन, अनाक्रमण रहेगा, एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाया जाएगा, आपके आंतरिक मामला में क्या चल रहा है हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, समानता और पारस्परिक लाभ की बात करेंगे, समानता और पारस्परिक लाभ की बात करेंगे। और एक होगा पीसफुल कोऑपरेशन, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से एक अच्छा क्वेश्चन ऐसे बनाया जाए, ऐसा एक क्वेश्चन बनाया जाए कि निम्न में कौन सा जो बिंदु है वो पंचशील का नहीं है ना, पंचशील का नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट जो पंचशील से रिलेटेड नहीं है?
या ऐसा हो जाए कि 5-4 ऐसे दे दें और कहे कि कौन है जो पेंसिल से रिलेटेड है और ऐसे आ जाए, है ना, और ऑप्शन में ऐसा दे दिया जाए, है ना। हमने क्या कहा है कि जो पेंसिल से रिलेटेड नहीं है, तो यहां कह दिया कि सह अस्तित्व, उसके बाद यहां पे लिख देते हैं अनाक्रमण, अनाक्रमण, सी में लिख देते हैं हस्तक्षेप, है ना। उसके बाद डी में लिख देते हैं, डी में लिख देते हैं पारस्परिक, पारस्परिक लाभ, म्यूचुअल बेनिफिट्स, है ना। सह अस्तित्व क्या है, कोऑपरेशन। तो बताइए आपको क्या लगता है इस चारों में से कौन इसका आंसर हो जाएगा? अगर कहा जाए कि निम्न में पंचशील का तत्व नहीं है और यहां लिख दिया गया है सह अस्तित्व, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ, क्या इसका आंसर होगा? बताइए जल्दी से। पारस्परिक लाभ। अरे एलिमेंट पारस्परिक लाभ नहीं है इसमें, ये इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स अभी तो है पारस्परिक लाभ, अभी सामने ही लिखा है यार। हस्तक्षेप। चलो हस्तक्षेप ही इसका आंसर होगा, क्योंकि देखो यहां क्या लिखा है, नॉन इंटरफेरेंस है, अहस्तक्षेप है। ध्यान दो, एक एक शब्द में फंसाया जाता है, शब्दों के साथ खेला जा रहा है। ये पंचशील में ये कहा गया है कि एक देश दूसरे के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी मामला होगा, आंतरिक मामला होगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब अहस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं करना मतलब अहस्तक्षेप करेगा, यही ना। यहां पे क्या किया कि निम्न में कौन पंचशील का तत्व नहीं है, लेकिन यहां हस्तक्षेप है, क्या हस्तक्षेप करेगा? ये तो कहा गया कि नहीं करेगा, उलट है ये, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन यहां ऐसे बन सकते हैं। तो पंचशील में जो है इंग्लिश में आप याद रखें तो और अच्छी बात है, बाकी हिंदी में भी आप रखेंगे तो चल जाएगा। इसमें क्या है, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, दोनों देश सम्मान करेंगे। नॉन अग्रेशन मतलब अनाक्रमण की बात होगी। अहस्तक्षेप, आंतरिक मामले में अहस्तक्षेप रहेगा, नॉन इंटरफेरेंस रहेगा। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, सम्मान, समानता की बात होगी। और पारस्परिक लाभ की बात होगी, है ना। पारस्परिक लाभ की हम एक दूसरे का ऐसा संबंध बनाएंगे जो पारस्परिक लाभ पे डिपेंड करेगा। पीसफुल एंड कोऑपरेशन, पीसफुल कोऑपरेशन, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, हम शांति से रह रहे हैं, आप भी शांति से रहो, है ना, और कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि तुम जियो हम भी दे, जियो और जीने दो, ठीक है। तो हमने अभी नेहरू जी के जो भी घटनाएं थी वो हमने समझ लिया है। इसके तुरंत बाद नेहरू जी का जब देहांत हो गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बहुत कुछ नहीं करते, उनके पास कुछ स्पेशल ऐसा करने का अधिकार नहीं होता है। तो इसके तुरंत बाद जो प्रधानमंत्री के तौर पे अगर हम कंसीडर करें तो उन्हें करेंगे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपने भली भांति बहुत कुछ सुना होगा। और लाल बहादुर शास्त्री के समय ही 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ है, पाकिस्तान ने अटैक किया था। ऑफेंसिव उसको बोलते हैं, यानी आक्रामक की स्थिति में रहा है इंदिरा गांधी के समय। बाकी मैक्सिमम टाइम में डिफेंसिव ही हम लोग रहे हैं, सुरक्षात्मक दृष्टि अपनाते हैं, अगर कोई करता है तो हम उसका प्रतिकार करते हैं। बाकी इंदिरा गांधी के भी अगर समय देखें तो पाकिस्तान ने बड़ा हुलचुल मची थी उसको, तभी जाके कुछ चीजें हुई है। बस उन्होंने निर्णय लिया है तो उसको ऑफेंसिव में हम रखते हैं कि निर्णय ऑफेंसिव जरूर था। बहरहाल उसके बारे में और हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं शास्त्री जी के बारे में। तो अभी शास्त्री जी आ गए हैं। अब देखो ये 1964 में उनका देहांत हुआ नेहरू जी का, तो 1964 में ये बन गए हैं। और 1966 में शास्त्री जी का देहांत हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट के दौरान, है ना। तो यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, कुछ घटनाएं शास्त्री जी से संबंधित। तो 1965 में हुआ है इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ है। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट घटना 1966 में ताशकंद समझौता, यानी ताशकंद एग्रीमेंट हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ताशकंद समझौता। अब अभी तक ले हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है, अगर उस पर एक क्वेश्चन बनाना चाहें तो देखिए इस तरह से करके सूची 1 सूची 2 ऐसे करके बनाया जाए और इसमें कुछ घटनाएं लिख दिया जाए। जैसे हम लिख देते हैं
पीटीबीटी लिख दिया, उसके बाद लिख दिया ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता, ठीक ऐसा। उसके बाद 3 नंबर में ऐसा लिख दिया इंडिया पाकिस्तान वॉर, और उसके बाद लिख दिया दलाई लामा भारत आए, है ना, दलाई लामा भारत आए। और इसके बाद ऐसे यहां पे घटनाएं 66, 1962, फिर 1959 और उसके बाद लिख दे 1963, और इसको कहा दे ए बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी, और कहा कि बताइए कौन सही है, और 1 का मैच कर दिया है ए से, 2 का कर दिया है बी से, 3 का कर दिया है सी से, और 4 का कर दिया है डी से, ऐसा कर दिया। उसके बाद 1 का कर दिया है, 1 का कर दिया है डी से। उसके बाद देखें तो 2 का यहां किया गया है क्वेश्चन में मिलान, 2 का किया गया है ए से, और 3 में किया गया है, 3 में किया गया है, 3 में किया गया है बी से, और 4 में किया गया है मिलान, और इसमें किया गया है सी से। इसी तरह से ऐसे करके बहुत सारा ए बी ऐसे करके बना दिया गया है कूट, और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए इसमें कौन सा सही है। तो अगर आप ये सारी घटनाएं जो अभी आपको हमने बताया, उसी घटना से ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, उसी क्वेश्चन से, उसी घटना से हमने आपको क्वेश्चन बना दिया है। तो कितना अच्छा बन जाएगा कि पीटीबीटी जो हुआ था 1963 में नेहरू जी ने हस्ताक्षर किया, संबंधित है। ताशकंद कब हुआ है? ताशकंद 1966 में हुआ है। अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर का देखें तो 1962 में तो चाइना के साथ हुआ था ना, यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं, बाई मिस्टेक हो गया है, तो ये 50 हो गया। उसके बाद अगर दलाई लामा भारत कब आए तो 1955। तो ऐसे में हमने ये सेट करके रखा था, तो होपफुली आप समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यूजीसी नेट में भी भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी जब सीयूटी से रिलेटेड जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें तो यहीं आएंगे ही, है ना। और आज मैंने आपको एक क्वेश्चन भी भेजा था, 3 क्वेश्चन भेजा था 2024 से रिलेटेड। ऐसे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड अगर घटनाएं पढ़ लिया जाए तो बहुत सारी चीजें क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपको ये समझ में आ गया होगा? अगर अब तक समझ में आया तो बोलिए हाँ। अब अगला हम प्राइम मिनिस्टर लेंगे। ताशकंद समझौता नहीं जानते हो? चलो अच्छा अभी बताते हैं, ठीक है। देखिए अभी एक क्वेश्चन आया है ताशकंद समझौता के बारे में, ताशकंद एग्रीमेंट क्या था। तो देखिए हमको ये बात पता है कि जो इंडिया है और इसका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, है ना, तो ये पाकिस्तान हो गया, तो पाक हो गया, ठीक। लेकिन आपको ये भी बात पता है कि इस साइड में जो आप देखते हैं, इस साइड में जो आप देखते हैं, तो ये पूरा जो एरिया इसमें आप देखेंगे ना, तो यहां पे एक लोकेशन जो है, वहां पे पहले 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ है, इस समय यहां बांग्लादेश नहीं है, इस समय क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान। यहां पे क्या था, वेस्ट पाकिस्तान था, दोनों था। अब देखिए यहां ये गुजरात का एरिया है, गुजरात का एरिया है। गुजरात में जो कच्छ है, कच्छ, तो कच्छ में ना पाकिस्तान ने क्या किया 1965 में, कच्छ में उसने थोड़ा सा अंदर की एथी कर लेते हैं, तो यहां से एंट्री करने की कोशिश किया। उसके बाद ऊपर जम्मू कश्मीर से उसने एंट्री किया। तो आप गौर करिएगा कि 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ है, तो पाकिस्तान ने कहां से एंट्री किया, गुजरात से जो कच्छ वाला उधर वाला एरिया में अटैक किया और जम्मू कश्मीर में किया। अब शास्त्री जी को ऐसा माना जाता है कि भाई छोटे से हैं, नहीं डिसीजन ले पाते, ऐसा कुछ कहा गया है ना। और पाकिस्तान की अगर बताएं कि 1965 से 1962 में ही वॉर करने वाला था। जब चाइना वॉर किया था तो वो भी प्लान में था, है ना। तो उसको यूएसए उस समय की जो भी परिस्थितियां थी कोल्ड वॉर का, तो यूएसए ने उसको थोड़ा सा रोकने की बात किया, इसलिए क्योंकि वो भी चाहता था कि चाइना को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि चाइना वो कम्युनिस्ट था और यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट था। तो ये जो पाकिस्तान है ना, वो 3 साल से ऐसे कुत्ते की तरह मिट्टी खुरेद रहा था और आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो आप ऐसा सोच सकते हैं, जैसे उसका ऐसा परिस्थितियां पाया तो 1965 में
उसको लगा कि अरे इसे प्रधानमंत्री तो जो भी परिस्थितियां रही उसने अटैक किया इधर से और इधर से। इंडिया में शास्त्री जी के नेतृत्व में ये डिसीजन लिया गया कि ये ऊपर से क्या है ना कि आपको पता है कि यहाँ पठार है, पहाड़ है, यहाँ की अपनी भौगोलिक स्थिति है, तो ये निर्णय लिया गया कि हम राजस्थान और पंजाब का जो बॉर्डर है वहां से अटैक करते हैं। और पाकिस्तान ने यहां सैनिक लगा रखा है और यहां सैनिक लगा रखा है, बीच में तो उसका सैनिक ही नहीं है। तो अगर हम यहां से एंट्री करें और ये जो है ना समतल प्लेन एरिया है, तो यहां से भारतीय सैनिक बड़ा तेजी में आगे बढ़ के पाकिस्तान में एंट्री मार सकते हैं। तो यही रणनीति अपनाया गया और ये पाकिस्तान और राजस्थान की तरफ से वार किया गया, अटैक किया गया और बड़ा ही तेजी में भारतीय सेना जो है इस्लामाबाद पहुंचने वाली थी। तो उसको लगा रही तेरी हम इधर ये पहाड़ में और ये पठार में अटक के रह जाएंगे, तब पता चले कैपिटल में ही कैप्चर कर लिया है ना, बड़ा पंगा हो जाएगा। इसलिए इसने बड़ा तेजी से ये चीजें किया और युद्ध विराम वाली घटना हो गई। तो इसमें क्या क्या हुआ, इस एरिया से जब अटैक हुए ना तो हमने बहुत सारा जमीन कैप्चर कर लिया। उसने यहां से अटैक किया तो बहुत सारा जमीन कैप्चर कर लिया, और इधर से अटैक किया तो कुछ जमीन कैप्चर कर लिया। तो भाई अब इधर इतना जमीन कैप्चर, इधर इतना, अब इसका कुछ तो समझौता करना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में उस समय जो भी परिस्थितियां बनी उसमें जो यूएसएसआर का एक जगह था, देश है, अभी तो स्वतंत्र रूप से अलग भाग हो गया है, तो ताशकंद एक शहर था यूएसएसआर का। तो वहीं पे एक समझौता हुआ, शास्त्री जी इधर से गए और उधर जो उसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तो वहां पे जाकर के समझौता हुआ। इसमें ये कि आप इधर वाला वो छोड़ेगा, ये छोड़ेगा और आप जो है ये छोड़ेंगे। तो जो पहले की जो स्थिति है वैसा बनाने की कोशिश किया गया। और आपको पता है कि जो ताशकंद की ही ये जो समझौता में शास्त्री जी गए हैं, तो ये समझौता हुआ और उसके बाद शास्त्री जी जिंदा नहीं आए, उनका डेड बॉडी आया था, है ना। तो ये घटनाएं जो आपने सुना है शास्त्री जी का देहांत हुआ था, तो ये ताशकंद समझौता, ताशकंद एग्रीमेंट के दौरान ही हुआ है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट किस लिए हो रहा था, 1965 में जो वॉर हुआ उससे उसके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो समझौता तो सफलपूर्वक था, हो गया। उसके बाद रात नाइट के भोजन वोजन करने के बाद शास्त्री जी अपने रूम में गए, सुबह पहर डेड बॉडी था, है ना। तो इस पे बहुत सारा विवाद है और ताशकंद तो मूवी भी बना है, तो वो घटना आप देख सकते हैं, ताशकंद मूवी भी है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि शास्त्री जी को कैसे क्या क्या कॉन्स्पिरेसी है उसके बारे में सोचा गया है ना। लेकिन ये कभी चेक नहीं हुआ है, नहीं पोस्टमार्टम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए ये गुत्थी ही रह गई है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। शास्त्री जी का नेचुरल डेथ था, कहते हैं कुछ लोग कि हार्ट अटैक हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कुछ चाल थी, है ना। और ये भी कहा जाता है कि इस युद्ध में इंडिया तो रणभूमि में जीत गया था लेकिन टेबल पे हार गया, है ना। तो ये आमतौर पे भारत के साथ ये होता है। जब इंदिरा गांधी अगर शिमला समझौता की है, उस समय भी ये बातें आई कि टेबल पे फिर भी भारत हार गए, क्योंकि उस समय आपको पता है 93,000 सैनिकों को भारत सरकार ने वापस किया था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत कम सैनिक, 50 के अप्रोक्स में सैनिक थे, उसने वापस नहीं किया ना। अब क्या ही कर सकते हैं। और ये जो पीओके वाला मामला था, भारत के लोग ये सोच रहे थे ना कि जो पीओके पे उसने जो कब्जा किया है 1948 से ही, तो ये जो समझौता होगा तो इतना सारा जमीन किए हुए हैं कैप्चर, तो इसलिए क्या करेंगे, पाकिस्तान पीओके खाली करा लेंगे और फिर ये हो जाएगा और उसके बाद इसको दे दिया जाएगा, ऐसा ये सोचा गया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो पहले की स्थिति थी वैसे ही स्थिति बरकरार रही। और इसमें ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्री जी के घर पे ऐसे जाकर के पता चला जब मीडिया में, तो बहुत सारे लोगों ने वहां उनके घर पे जाकर थोड़ा दुर्व्यवहार किया। फिर उन्होंने पत्नी ऐसे लोगों ने बात किया तो उन लोगों ने कुछ बताया, तो इस प्रेशर में भी शास्त्री जी का हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसे बहुत सारी गुत्थियां हैं जो कि कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी ही माना जाता है। ठीक, तो होपफुली अब ताशकंद समझौता, ताशकंद एग्रीमेंट जान गए हैं, 1966 में हुआ है, एकदम आपको ध्यान रखना है। अगर इसके बाद की अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हम सीधा ही इंदिरा गांधी पे चले जाएंगे। आयरन लेडी है ना। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था। अभी जो यूजीसी का एग्जाम हुआ था, यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था,
जिसमें पेपर लीक हो गया था। कब? जून 2024 में। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि गूंगी गुड़िया किसे कहा जाता था। तो आपको एकदम याद रखना है कि गूंगी गुड़िया जो है, इंदिरा गांधी जो है पहले बोलती बहुत कम थी, है ना, और नेहरू जी के साथ, अब नेहरू जी इतना बड़ा पर्सनैलिटी है, उसके सामने कौन बोले, बेटी बोलेगी नहीं, तो बड़ा शांत शांत रहती थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री जब वो बनी और धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि वो जो गूंगी गुड़िया है वो पूरे, है ना, आज मोदी जी क्या बोलते हैं उस तरह से उसका पर्सनैलिटी था। तो गजब ही हो गया। एक दिन तो ऐसा समय आ गया था कि ऐसा कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आपको कमेंट करके बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन बोला था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट दिया कौन था। चलिए तो आगे हम आ जाते हैं इंदिरा गांधी पे। तो इंदिरा गांधी की अगर बात किया जाए तो वो तो अलग अलग उनका टर्म रहा है, तो इसलिए हम वैसे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट कि कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर रही है, लेकिन आप ऐसे मोटे तौर पे 84 में उनका देहांत हो गया है, तो आप ये रख सकते हैं कि हाँ ठीक। अब देखिए इनके समय में क्या क्या हुआ, इंदिरा गांधी के समय में क्या क्या हुआ है, तो हम यहाँ पर सीधा ही चर्चा कर लेंगे। 1971 में यहां फिर युद्ध हुआ है, इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, ये कौन सा वॉर है? ये अभी जो मैंने आपको बताया ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी माफी चाहूंगा, ये वेस्ट पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये बांग्लादेश वाला जो एरिया था, अभी आपको मैंने ईस्ट पाकिस्तान जो बोला था, पूर्वी पाकिस्तान। तो यहाँ पे जनता जो थी, रिबुजो रहमान के नेतृत्व में वोटिंग हुआ। इधर भी जो भी लोग उस समय के शासन में थे, वहां जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा था, तो एक्चुअल में क्या था ना, जो वेस्ट पाकिस्तान है ना, ये हमेशा चाहता था कि यहाँ पे का कोई प्रधानमंत्री बने, यहां पर का कोई प्रधानमंत्री बने। जैसे आप खुद सोचिए, हमारे इंडिया में इतना बड़ा देश है, अभी प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप देखें तो नॉर्थ इंडिया से ही आमतौर पे आपको दिखेगा, नॉर्थ इंडिया से वो प्राइम मिनिस्टर बना बना के दक्षिण भारत से बनाया जाता है कि थोड़ा बैलेंस दिखे। नहीं तो आप देखेंगे तो बिहार से, यूपी से, ऐसे जो एरिया से जो नॉर्थ इंडिया है, इधर से प्रधानमंत्री बनते हैं, आमतौर पर ऐसा होता है। आप ये सोचिए कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर कोई मुस्लिम कब बना है, सोचिए। तो ये प्रतिनिधित्व नहीं दे पाते हैं, है ना, ये चीजें होती है। तो कुछ ना कुछ अंदर ही हिडन चलते रहता है। तो पाकिस्तान भी क्या सोच रहा था कि यहां से ही कोई ना कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए। और जो रजीबुर रहमान थे, अभी जो शेख हसीना के पिताजी है ना, जिनका मूर्ति तोड़ते हुए आपने देखा जब ये बांग्लादेश में सैनिक शासन लागू हुआ है, तो रजीबुर रहमान, तो ये जो यहां रहमान जो है, ज्यादा वोट इनको मिल गया है, सीट ये जीत गए थे। अब प्राइम मिनिस्टर इनको बनना है, लेकिन ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है और वहां के जो सत्ता प्रतिष्ठान है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया और प्रधानमंत्री बनाने के बदले उसको जेल में कैद कर दिया, है ना, कि नहीं। अब आप सोचो कि मोदी जी और राहुल गांधी अभी कांग्रेस के रूप में, कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो आप सोचिए कि इस समय चुनाव हुआ था और इसमें कांग्रेस को ज्यादा सीट आ जाता और राहुल गांधी कहता कि अब हम तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या करे कि उसको बंद कर देगा, तू नहीं बनेगा, तू तो बच्चा है अभी। तो ऐसी घटना होगा तो देखो भारत में कितना ड्रामेटिक चीज, आप सोच सकते हैं। ऐसा कभी होगा नहीं इंडिया में, क्योंकि जिसको वोट मिलता है वो बन जाता है। पाकिस्तान में तो ऐसी घटना है कि आज तक कोई इलेक्टेड प्रधानमंत्री 5 ईयर कंप्लीट नहीं कर पाया है। सोचो, अभी जो इमरान खान थे, उनका कुछ पुरने वाला था, तभी फिर से वहां सत्ता प्रस्थान चेंज हो गया। तो 5 साल तक आज तक वहां कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है, 5 साल तक कोई नहीं रहा, है ना। तो इसको क्या कर लिया गया, बंद कर लिया गया। और दूसरी बात, यहाँ पे बड़ा ही दबाव दिया जा रहा था भाषा को लेकर के, बांग्ला भाषा यहाँ से खत्म करके इंग्लिश सीख लो, उर्दू सीख लो, ऐसी घटनाएं आती थी। उर्दू सीखने पर जोर दिया जाता था। यहाँ बंगाली जो थे, जो मुस्लिम थे, है ना, तो वहां वो लोग बंगाली भाषा ज्यादा यूज कर रहे थे। तो यहां से क्या जाता था, जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो खुद ही बोलता था कि बंगाली भूल जाओ, अब उर्दू सीख लो जल्दी से। तो इनका एक्सप्लोटेशन बहुत होता था, तो ये भी बड़ा परेशान थे। तो इन्होंने इंदिरा गांधी से गुहार लगाई, फिर इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा करना शुरू किया, थोड़ा सा एग्रेसिव उन्होंने निर्णय लिया, और इनके नेतृत्व में
युद्ध हुआ और बड़ा ही शुद्ध रूप से युद्ध हुआ, शुद्ध रूप से, यानी इंडिया और पाकिस्तान ही लड़े। आपको पता है पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए यूएसए का जो यूएस इंटरप्राइजेज है वो हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में आ रहा था, है ना। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो एग्रीमेंट की थी, है ना, एग्रीमेंट की थी, कौन सा एग्रीमेंट? शांति, मित्रता व सहयोग की संधि इंदिरा गांधी ने यूएसएसआर के साथ की थी, यूएसएसआर के साथ। कब, कितना दिन के लिए हुआ था? 20 वर्ष के लिए हुआ था, 20 वर्ष के लिए, है ना। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन। तो ऐसे आप सोच सकते हैं, सहयोग, शांति, मित्रता और सहयोग, शांति, मित्रता और सहयोग की संधि, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड सहयोग को क्या कह देंगे इंग्लिश में? कोऑपरेशन। ठीक, तो 1961 में हुआ था, 20 साल के लिए हुआ था, मैत्री हुआ था। अब यहां भी आप सोच सकते हैं, अच्छा नेहरू जी जब हम लिख रहे थे ना तो उसमें 1961 में आप नाम लिख सकते हैं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम की स्थापना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेहरू जी तो इसी से ज्यादा फेमस हुए हैं, तो 1961 नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आप जरूर उसमें डालेंगे, 1961 नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम की स्थापना हुआ था बेलग्रेड। तो अब आप देखेंगे कि भारत जो है नाम का सदस्य है, संस्थापक सदस्य है, और उसको किसी भी जो कोल्ड वार चल रहा था, एक साइड में था यूएसए और एक साइड में है यूएसएसआर। नाम इसीलिए बनाया गया था कि हमको दोनों से सामान्य रूप से संबंध रखना है, किसी के पक्ष में झुकना नहीं है, जो गलती करेगा, जो अन्याय करेगा उसको खुल के विरोध करना है। लेकिन इंदिरा गांधी यहां परिस्थितियां देख करके, उस समय अच्छा निर्णय था जरूर हम कहेंगे, क्योंकि कोई भी जो फॉरेन पॉलिसी अच्छा तभी माना जाता है जब आप नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। उस समय की तत्कालिक जो समय था, ये मांग थी कि हमें इस संधि की जरूरत है ना। तो इंदिरा गांधी ने 1961 में ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन का उसने ट्रीटी 20 साल के लिए यूएसएसआर के साथ किया, और उसमें नीचे लाइन लिखा हुआ था कि हम एक दूसरे का मदद करेंगे, अगर हम पे कोई अटैक करता है तो एक दूसरे का हम मदद करेंगे। अब देखिए, ये तो नाम का उल्लंघन था, निश्चित ही नाम का उल्लंघन था, क्योंकि नीचे नाम में सीधी बात है कि कोई भी देश इन दोनों के साथ सैन्य संबंध नहीं बनाएगा, मिलिट्री ट्रीटी नहीं करेगा। लेकिन ये जो ट्रीटी है उसमें नीचे सीधा लिखा हुआ था कि हम एक दूसरे का मदद करेंगे, सैन्य रूप से मदद करेंगे। अब बताइए, बड़ा बवाल हुआ कि ये तो, लेकिन इंदिरा गांधी का, अरे कहां, ये तो देखो टाइटल देखो ना, पीस, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की बात है भाई। इसमें ये तुम्हें लग रहा है कि मतलब ये सैन्य वाला है? नहीं, सैन्य वाला नहीं है। तो नीचे आर्टिकल, वो छोड़ो ना, इधर देखो, पूरा ऐसा कुछ किया गया। तो समय की मांग थी, उसने ट्रीटी किया। आपको ये ध्यान रखना है कि यूएसएसआर के साथ शांति, मित्रता और सहयोग की संधि इंदिरा गांधी ने 20 साल के लिए की थी। और जब ये 1971 में जब ये पाकिस्तान वॉर जब ये पूरा स्टार्ट हो गया है, तो यूएस इंटरप्राइजेज बंगाल की खाड़ी की तरफ चल दिया है, और उस समय हेल्प करने के लिए यूएसएसआर से प्रतिक्रिया किया गया। तो यूएसए की वापस चली गई यूएस इंटरप्राइजेज, और फिर रसिया भी रुक गया। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान में प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई हुआ, शुद्ध रूप से, है ना, इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। ये रणभूमि में हुआ और इसमें किसी का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहा। ये इंडिया और पाकिस्तान में शुद्ध रूप से वॉर हुआ था, ठीक है। तो ये घटनाएं आपको ध्यान रखनी है कि इसमें ये युद्ध हुआ। उसके बाद इसी जो युद्ध हुआ था इसमें, तो 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया था, भारतीय सैनिकों ने बंदी बना लिया था। और उसके जो अध्यक्ष वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे सैनिक में, उन लोगों ने हथियार रख दिया। ये सब चीजें हुई, तो करारा हार माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके बाद जब ये करारा हार हुआ, तो देखो, जो कोई भी अगर युद्ध होता है तो उसके बाद फिर कोई ना कोई समझौता, एग्रीमेंट जरूर करना पड़ता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप भी देखते हैं तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि नहीं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ऐसे ही हर कोई भी वॉर होगा ना, तो अब शांति संतुलन फिर से अब स्थापित करना जैसी कुछ ना कुछ स्थिति बनानी है, तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा।
तो इस युद्ध के बाद पुनः एक एग्रीमेंट हुआ जिसको बोलते हैं शिमला समझौता या शिमला एग्रीमेंट। जुलाई में हुआ था शिमला समझौता। शिमला समझौता एग्रीमेंट हुआ। आपको क्या लगता है कितना साल बाद हुआ होगा? बड़ा जल्दी ही होता है, तो इसको आप एकदम ध्यान रखिए कि शिमला समझौता कब हुआ है। तो 1972, कभी कभी मैं थोड़ा बोल देता हूं अलग से, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1972 शिमला समझौता हुआ है। जुल्फिकार अली भुट्टो आए हुए हैं पाकिस्तान से, इधर इंदिरा गांधी है, बार्गेनिंग स्टार्ट हो गया है। और उस समय भी कई बार इंदिरा गांधी को ये कहा जाता है, लोग क्रिटिक करते हैं कि इंदिरा गांधी अगर चाहती, और जिस तरह से वो स्ट्रांग पर्सन थी कि अभी जो हम पीओके के लिए इतना परेशान हैं, पीओके को खाली कराया जा सकता था, क्योंकि इतने ज्यादा सैनिक भारतीय सैनिकों ने बंदी बनाया था, है ना। और इतने सैनिक सौंप रहे हैं तो जमीन तो नहीं सकते। और भारत के तो वही 54 सैनिक ऐसा कहा जाता है। आप एक बार तथ्य आप चेक जरूर कर लेंगे, 50 के अप्रोक्स में ही था, 54 होपफुली। तो भारतीय सैनिकों को उन लोगों ने बंदी बनाया था, तो वो वापस करना था। और आपको जानकर हैरानी होगा कि 54 सैनिक को भी उसने वापस नहीं किया। इतने कैरेक्टर के खराब ये लोग हैं, बिलीव क्या ही कर सकते हैं। और इतने सैनिक हम लोगों ने वापस कर दिया, और पीओके का जो लैंड है वो हमने वापस नहीं ले पाया। तो इंदिरा गांधी को बड़ा क्रिटिक होता है कि वो चाहती तो ऐसा करा सकती थी। लेकिन मैं आपको एक घटना बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जो जुल्फिकार अली भुट्टो है वो आया था ना, और जब बातचीत एग्रीमेंट हो ही रहा था, तो इंदिरा गांधी ने ये सारी जो बातें, जो भी कुछ उसने कहा, तो उसने अपना सामान वामान पैक करके जा रहा था कि हो गया, जो हो रहा था हो गया। तो बाद में फिर कहा कि अरे जब एग्रीमेंट हो रहा था कुछ न कुछ सॉल्यूशन लाना है ना, फिर क्या ही मतलब, है ना। तो फिर उसको बैठा गया, नहीं गुस्साई नहीं, फिर बातचीत हुआ है। तो फिर ये शिमला समझौता हुआ जुलाई में। तो ये कुछ घटनाएं हैं। आगे हम देख लेते हैं इंदिरा गांधी से रिलेटेड। 1974 अभी हमने कह दिया, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, प्रथम नाभिकीय विस्फोट। ध्यान रखना है ये हुआ था किसके लिए? फॉर पीस, अपने घर के काम के लिए यूज हुआ था कि हम रिएक्टर वगैरह बना रहे हैं, इसके लिए स्ट्रैटेजिकली सैनिक चीजों को यूज करने के लिए नहीं किया गया था। हम युद्ध में बम बना रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। तो ये घटना भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो इंदिरा गांधी से रिलेटेड आप क्या सोच सकते हैं इंपॉर्टेंट तौर पे? तो आप ये सोच सकते हैं, हाँ एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया। सिक्किम को इंदिरा गांधी ने भारत में मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया है सिक्किम को 1975 में। तो ये भी घटना आपको याद रखना चाहिए। तो अभी जो हमने आपको कुछ तथ्य लिखवाए हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अभी हम कुछ डॉक्ट्रीन की चर्चा करेंगे, कुछ डॉक्ट्रीन की चर्चा करेंगे। आप आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार और कंफर्म कर दीजिए। और आपको वीडियो जो देखना है ना, ऐसे बिग कर लेना है स्क्रीन को बड़ा सा, ठीक है, फिर देखना है। ऐसे देखने में बड़ा अच्छा रहता है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो हाँ, तो आगे देखिएगा, ये घटनाएं आपको एकदम याद रखनी है। अब हम चर्चा करेंगे इंदिरा डॉक्ट्रीन के बारे में। इंदिरा डॉक्ट्रीन, जैसे हम और पढ़ेंगे डॉक्ट्रीन, आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी में 3 पढ़ने होते हैं। कृष्णा डॉक्ट्रीन होता है, गुजराल डॉक्ट्रीन होता है, और एक इंदिरा डॉक्ट्रीन होता है। 3 डॉक्ट्रीन है। तो इस 3 डॉक्ट्रीन को अभी ही पढ़ लेते हैं, बाकी पुनः जब इसकी चर्चाएं आएंगी तो हम पुनः दोहरा लेंगे। जब एक ही चीज को थोड़ा बार बार दोहराते हैं तो चीजें याद हो जाता है ना। तो देखिएगा, हम 3 डॉक्ट्रीन की यहां चर्चा कर रहे हैं। एक तो इंदिरा डॉक्ट्रीन है, इंदिरा डॉक्ट्रीन। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में 3 डॉक्ट्रीन इंपॉर्टेंट है, मतलब यही डॉक्ट्रीन ही है। इंदिरा डॉक्ट्रीन, आगे है गुजराल, गुजराल डॉक्ट्रीन, और एक है कृष्णा डॉक्ट्रीन।
कृष्णा डॉक्ट्रिन। साथियों ध्यान ये देना है कि इंदिरा डॉक्ट्रिन से आपको स्पष्ट है कि इंदिरा गांधी ने दिया है, इसका संबंध इंदिरा गांधी से है। गुजराल डॉक्ट्रिन आईजे गुजराल, इंद्र कुमार जो गुजराल हैं उन्होंने दिया था। और कृष्णा डॉक्ट्रिन जो है वो एक विदेश मंत्री रहे हैं 2009 से लेकर के 2012 तक मनमोहन सिंह के सरकार में। तो कृष्णा साहब ने अपना एक डॉक्ट्रिन दिया है, उसको बोलते हैं कृष्णा डॉक्ट्रिन। तो 3 डॉक्ट्रिन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा डॉक्ट्रिन का, और पहले ये आया है, फिर ये आया है, और फिर ये आया है। अगर हम बात करें गुजराल डॉक्ट्रिन का तो ये 1996 में आया था, ठीक, और ये इंदिरा गांधी के समय था। अब सोचो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको ही सजाने को दे दे तो क्वेश्चन बन जाएगा कि पहले इंदिरा डॉक्ट्रिन आया है, फिर गुजराल डॉक्ट्रिन, और फिर कृष्णा डॉक्ट्रिन, ठीक। तो एक क्रोनिकल ऑर्डर में ही हमने लिखा है। इंदिरा डॉक्ट्रिन ये कहता है, इंदिरा गांधी जब उनकी जो ये बड़ा ही जो पर्सनालिटी या लीडरशिप था वो स्ट्रॉन्ग था, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब ये 1971 की अगर आप समय देख रहे हैं तो इस समय तक इंदिरा गांधी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रूप में उभर गई है, और वो ये सोच रही है कि भारत जो है एक सुपर पावर है। वो ये सोच रही है कि भारत एक सुपर पावर है, स्ट्रॉन्ग है, अगर सुपर पावर नहीं तो एटलीस्ट पूरा स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरह से यूएसए अपना एक क्षेत्र माने दुनिया में दादा बनने की बात कर रहा है, यूएसएसआर जो है वो अपना एक प्रभुत्व एथी करने की बात कर रहे हैं, इसी तरह से भारत भी एटलीस्ट जो साउथ एशिया है उसमें अपना प्रभुत्व रखता है। तो साउथ एशिया क्या है, आप पूरा ये इंडिया वाला भाग देख लें, इंडिया वाला भाग देख लें, इधर चाइना ऊपर है, इधर पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, और इस साइड में जब आप आएंगे, इस साइड में आएंगे तो इधर आसियान आपको मिल जाएगा। आसियान के देश हैं 10 मेंबर, आसियान के देश, इंडोनेशिया है ना इधर, और उसके बाद यहाँ श्रीलंका आपको मिल जाएगा। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इसको हम बोलते हैं साउथ एशिया, साउथ एशिया। तो इंदिरा गांधी ये कह रही है कि ये जो साउथ एशिया है ना, कोई भी महाशक्ति नहीं आ सकता, और इस एरिया में भारत अपना क्षेत्रीय प्रभुत्व की दावा करता है, डोमिनेंस की दावा करता है। और ये कहती है कि अगर साउथ एशिया में किसी देश को किसी दूसरे देश से एग्रीमेंट करना है, किसी देश से कुछ खरीद बिक्री करना है, तब पहले हमसे पूछेगा, मैं इंदिरा गांधी, मुझसे पूछेगा पहले, है ना, या भारत से पूछेगा। तो मैंने आपको फीलिंग बता दिया, अब समझ में आ गया इंदिरा डॉक्ट्रिन क्या है। इंदिरा डॉक्ट्रिन का संबंध भारतीय क्षेत्रीय संप्रभुता, भारतीय क्षेत्रीयता की दावा से है, भारतीय क्षेत्रीयता की दावा, क्षेत्रीयता की दावा, यानी क्षेत्रीयता की दावा कर रहा है भारत। क्या कर रहा है, क्षेत्रीयता की दावा कर रहा है भारत, जो है क्षेत्रीयता की दावा कर रहा है भारत, जो है क्षेत्रीयता की दावा कर रहा है। और इसके लिए एक और शब्द प्रयोग करते हैं भारत की, भारतीय क्षेत्रीयता की दावा की ये जो पूरा रीजन है वो भारत का है। इस रीजन में अगर कुछ भी करना है तो पहले भारत से पूछना पड़ेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं भारतीय क्षेत्रीयता की दावा। इंदिरा गांधी एक स्ट्रॉन्ग रूप में खड़ी है और ये कह रही कि भारत जो है इस एरिया में अपना धाक रखता है। अगर किसी को कोई भी बातचीत किसी छोटे मोटे देश से करना है तो पहले भारत से पूछेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। भारत कहेगा करो तो करना है, नहीं कहा तो भागो यहां से, है ना। ऐसी स्थिति आ गया है। आगे देखते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन की, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर इंदिरा गांधी की ये जो क्षेत्रीयता की दावा है, सिक्किम को उसने अंदर मिला लिया है, ठीक है। अगर हम राजीव गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी की बात, जो राजीव गांधी बने हैं, तो उस समय राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज दिया था श्रीलंका में, है ना। तो आप ये समझेंगे कि इंडिया बड़ा ही डोमिनेंस, है ना। यहाँ पे आप ये इंग्लिश शब्द आ गया है डोमिनेंस, है ना। तो डोमिनेंस की बात होती है कि इस रीजन में इंडिया डोमिनेंट है। तो अब आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी की सिक्किम को भारत में मिलाना, ये इंडिया पाकिस्तान के इस अलग ही निर्णय, स्पेशल कैरेक्टर उभारना विश्व लेवल पे, और राजीव गांधी की इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजना। ऐसे में भारत जो है ना एक्चुअल में
आप देखेंगे तो ये सारे जो आसपास के छोटे मोटे देश हैं, है ना, ये सारे छोटे ही हैं, भारत की तुलना में क्या ही है। तो पड़ोसी जितने देश हैं ना वो बड़ा डरते हैं, उनको मन में भय हो गया है कि जैसे सिक्किम को भारत ने अपने में मिला लिया, हो सकता है किसी दिन भूटान भी अंदर घुस जाए, भूटान को डर हो गया, भय हो जाए। इसी तरह से श्रीलंका भी भयभीत, उसके बाद बांग्लादेश भी भयभीत, नेपाल भयभीत। तो छोटे छोटे जो देश हैं और भारत उनके बगल में इतना बड़ा शक्ति है। चाइना ने क्या किया, तिब्बत को हथिया लिया। तो ऐसे में जो छोटे देश हैं उनको स्वाभाविक रूप से भय उत्पन्न हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इस भय को दूर करने के लिए इंद्र कुमार गुजराल एच डी देवगौड़ा के समय विदेश मंत्री थे, उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और कहा कि हम एक तरफा रियायत देंगे, एक तरफा। मतलब करना क्या है कि जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, जो छोटे देश हैं, पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनको एक तरफा रियायत देना है। मतलब भले हमको थोड़ा घाटा हो जाएगा, चलेगा, कोई बात नहीं, उनको हेल्प करना है ताकि वो हम पे बिलीव करें कि नहीं भारत अच्छा है। ऐसा ये इंद्र कुमार गुजराल का मानना था कि ये जो जितने छोटे देश हैं वो ऐसा उनको हो गया है, बिग ब्रदर सिंड्रोम, मतलब बिग ब्रदर सिंड्रोम हो गया है, ऐसा शब्द प्रयोग होते हैं, बिग ब्रदर सिंड्रोम हो गया। मतलब ये सारे भयभीत हो गए कि इतना बड़ा है बिग ब्रदर। तो अब ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना वो बड़ा तो रहेगा, बड़ा भाई तो है, बड़े भाई के रूप में रहेगा, बड़े भाई के भूमिका में रहेगा, लेकिन उदार हृदय वाला रहेगा, उदार हृदय, है ना। हृदय कैसा रहेगा, उदार हृदय, बड़ा भाई के भूमिका में रहेगा लेकिन उदार हृदय रहेगा, है ना, ये मदद करने की स्थिति में रहेगा। अब सिंड्रोम स्थिति लाने की जरूरत नहीं है, आपको डरने और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भारत उदार हृदय वाला बड़ा भाई है, आपको मदद करेगा और एक तरफा मदद किया जाएगा, कोई प्रतिदान की उपेक्षा भारत नहीं करेगा। भारत को थोड़ा घाटा भी होगा तो सह लेगा। यह है गुजराल डॉक्ट्रिन। कब आया था, 1996 में, 1996 बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ लेंगे गुजराल डॉक्ट्रिन कब आया, 1996। ठीक, अब हम बात करते हैं कृष्णा डॉक्ट्रिन। कृष्णा डॉक्ट्रिन इस समय आया है और इसका संबंध है प्रवासी भारतीय, यानी भारतीय प्रवासी या इंडियन डायस्पोरा, प्रवासी इंडियन डायस्पोरा, प्रवासी भारतीय क्या होते हैं कि भारत के मूल रूप से वो भारत के ही हैं, लेकिन आज भारत नहीं रहते, कई पीढ़ियां उनके विदेशों में रहती है। जैसे राष्ट्रपति का अभी चुनाव चल रहा था यूएसए में, तो आपने सुना एक साइड ट्रंप थे और एक साइड में कौन थी गोविंदा जी, एक साइड में प्रेसिडेंट के रूप में जब खड़ा हो रही थी तो कमला हैरिस, है ना। एक बार किसी से क्वेश्चन पूछो तो बड़ा सोच में पड़ जाता है ना, कमला हैरिस। ये इसलिए क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह साथ में पढ़ते थे, इसलिए मैंने बोल दिया। क्या हुआ, तो कमला हैरिस जो है, कमला हैरिस आपने सुना कि वो भारतीय मूल की है ना, ऐसा सुनने में आया। दूसरी बात, जब हम ब्रिटेन के जब सिनुक साहब बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय भी आपने सुना कि अब तो ब्रिटेन में भी भारत का आदमी प्रधानमंत्री बन गया है। तो भारतीय मूल के हैं, नागरिकता भारत का नहीं है, भारत नागरिक तो वहीं के हैं। वो कमला हैरिस भी यूएसए के ही व्यक्ति हैं और उनको नागरिकता वहीं का है, सिटीजनशिप उनको वहीं का मिला हुआ। लेकिन उनका अगर पीछे पीछे जोड़ा जाए कि कहां से वो आई हैं, तो पता चलेगा कि उनके दादा परदादा जो थे भारत में थे। इसको बोलते हैं मूल, है ना, किस मूल के हैं। तो वैसे ही लोग जो हैं भारत से बाहर रहते हैं, लेकिन उनके पूर्वज जो थे भारत में रहते थे और ये ब्रिटिश या उससे पहले की स्थिति में से वो उधर ही रह रहे हैं। तो ऐसे लोग को बोलते हैं भारतीय प्रवासी। तो कृष्णा डॉक्ट्रिन ये कहता है कि भारत के जो प्रवासी हैं, भारतीय जो लोग हैं, हम उनके साथ अपना संबंध बनाते हैं, उनको महत्व दें। आपने देखा होगा जब मोदी जी जाते हैं कहीं विदेशों में, तो आपने सुना होगा कि इंडियन डायस्पोरा से मिल रहे हैं। तो ये काम शुरू हो गया था मनमोहन जी के सरकार में,
प्रवासी भारतीयों को महत्व देना शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब भी बड़ा ही बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी ने उसको और आगे बढ़ा दिया है। तो कहेंगे कि सर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी होगा मजबूत होगा और इफेक्टिव होगा। कैसे? कमला हैरिस या और जो भी लोग वहां पे हैं यूएसए में, हम ये सोचते हैं कि जो लोग हैं वो भारतीय मूल के हैं और हम भारत के प्रधानमंत्री उनसे मिल रहा है, उनको महत्व दिया जा रहा है, उनको भी लग रहा है कि नहीं भारत अच्छा है और भारत तो हमारा मूल रूप से देश रहा है, तो ऐसा वो सोच रहे हैं और ये उनके माइंड में कल्चरली उनको फील करा दिया गया है। और अब यूएस सरकार भारत के विरोध में कुछ नियम लेके आएगी तो वहां लोग स्ट्राइक करने लगेंगे, है ना, क्योंकि भारत के विरोध में आप नहीं जा सकते। तो ये डिप्लोमेसी होता है। ठीक, तो भारतीय प्रवासी को मदद करना, भारतीय मूल के जो लोग हैं विदेशों में, प्रधानमंत्री जाएंगे तो उनसे मिल लेंगे, बार बार उनके साथ मीटिंग किया जाएगा, तो ऐसे क्या होगा कि उनको भारत के प्रति रुझान आएगा और वहां भी चूंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका वोट लेना चाहती है, तो ऐसे में क्या करेगी, उनको संतुष्ट कर रखेगी और इसके लिए उसको भारत से संबंध अच्छा रखना पड़ेगा। तो ये नीति है कृष्णा डॉक्ट्रिन। तो अगर मैच कराने के लिए क्वेश्चन देखो डायरेक्ट ही अगर आ जाए कि अकॉर्डिंग टू कृष्णा डॉक्ट्रिन और उसमें बातें 4 को आ जाए, है ना, अकॉर्डिंग टू गुजराल डॉक्ट्रिन 4 बातें 5 बातें आ जाए, उसमें से कौन कौन सही है ऐसा सोचने की बात आ जाए। एक और अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मैच कराइए, मैच कराइए कि गुजराल डॉक्ट्रिन इधर ऐसे लिस्ट बना के इधर एक यहाँ एक लिस्ट दे दिया और इसके बगल में एक लिस्ट दे दिया और लिस्ट में ये 1 नंबर है, 2 नंबर है और ये 3 नंबर है और इधर लिख दिया गया है भारतीय प्रवासी, है ना, इधर भारतीय प्रवासी लिख दिया गया है और लिख दिया गया है एक तरफा पड़ोसी देशों को एक तरफा मदद, है ना, सहयोगात्मक सहयोग करना है, एक तरफा मदद करना है। और सी में इधर दे दिया है कि क्षेत्रीयता की दावा। मैच कराइए, एकदम मैच हो जाएगा। इंदिरा जो डॉक्ट्रिन है वो क्षेत्रीयता की दावा करता है ना, डोमिनेंस की बात करता है साउथ एशिया में। गुजराल डॉक्ट्रिन है वो एक तरफा मदद करने की बात करता है, पड़ोसी देश जितने हैं उनको एक तरफा मदद करना है, पाकिस्तान को छोड़ के, चीन भी नहीं है इसमें, पाकिस्तान भी नहीं है। और कृष्णा डॉक्ट्रिन भारतीय प्रवासी इंडियन डायस्पोरा से संबंधित है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आपकी लाइफ में। आप देखो सीयूटी में आए या ना आए वो तो बात की बात है, वो तो देखेंगे एग्जाम में क्या आ रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। जब यूजीसी नेट वगैरह का आप तैयारी करेंगे तो वहां ये काम देगा आपको, या आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करेंगे तो ये डॉक्ट्रिन आपको ध्यान रखना है। 3 डॉक्ट्रिन एक बार में हमने आपको सारे डॉक्ट्रिन करा दिया है। ठीक, तो अब मान लो कृष्णा डॉक्ट्रिन की चर्चा पुनः कब आ जाएगी, जब हम मनमोहन सिंह की सरकार की बात करेंगे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, इंद्र कुमार गुजराल, जब एचडी देवगौड़ा की बात आएगी तो पुनः ये घटना की चर्चा होगी। और इंदिरा डॉक्ट्रिन आया था यहाँ पे इसलिए चर्चा हुआ है। ठीक, तो इंदिरा डॉक्ट्रिन आपको लिख लेना है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो ये आया था इंदिरा डॉक्ट्रिन। ठीक, तो इसके बाद हम किसकी चर्चा करेंगे? इसके बाद हम चर्चा करेंगे राजीव गांधी की। ठीक, अभी देखिए अब तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर हो तो बताइए। समय है हम लोग पास कि ओवर हो गया? 10 बजने वाला है सर। अरे बाप चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग समय बहुत हो गया है तो इसलिए क्या करते हैं, क्लास को विराम देते हैं, यहीं से अगले दिन शुरू करेंगे और होपफुली कल हम लोग नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाएंगे। और आप रिवाइज करते चलिए। बेस्ट ऑफ लक। आप जिस उद्देश्य की प्राप्ति में आगे बढ़ रहे हैं वो जरूर आपको मिलेगा। थोड़ा मेहनत कीजिए, अपने पे आप थोड़ा बिलीव लाइए और दबा के मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।